स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक तत्वरतम, जहां हम देश के दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक और नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हर वो बारीक बात जिसका असर उस कंपनी के निवेशकों पर पड़ता है। तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और आज हमारे साथ होंगे दो सेक्टर जो इन दिनों फोकस में है, पहला डिफेंस और दूसरा रियल एस्टेट। लेकिन कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करने से पहले चलिए जरा एक चेक लेते हैं बाजार का, क्योंकि बाजार है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सेंसेक्स 62,000 के जादुई आंकड़े से अब थोड़ी ही दूर है, तकरीबन 600 अंकों का उछाल है और नए शिखर पर है इंडेक्स। और निफ्टी ने भी आज पहली बार 18,500 का आंकड़ा पार किया और इसके साथ साथ आज छोटे मझोले शेयरों में भी जबरदस्त सेक्शन है। मिड कैप इंडेक्स 33,000 के स्तर के पहली बार पार निकला है और आज बाजार को आज जोश देने काम कर रहे हैं फिर से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स। टाइटन और टाटा मोटर्स में आज फिर से तेजी आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में एक जबरदस्त खरीदारी का रुझान है और उसकी वजह यह है कि ग्लोबली मेटल के प्रोडक्शन में कमी आ रही है और उसके चलते जो भारत की जो मेटल कंपनियां हैं उनके लिए मौके बढ़ रहे हैं। तो आज नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, तमाम स्टॉक्स में आज एक्शन है और खासतौर से हिंदुस्तान कॉपर में विनिवेश की खबर के बाद स्टॉक में करीब 13% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। चलिए अब जोड़ लेते हैं हमारे साथ मैनेजमेंट। पारस डिफेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मुंजल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंजल जी, बहुत शुक्रिया आपका ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि PM मोदी ने जो 7 नए सरकारी डिफेंस कंपनियों को लॉन्च की है, उसके बाद आप सेक्टर पर किस तरह का असर देख रहे हैं और किस तरह के मौके बनते हुए दिखेंगे? ये जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इस प्रकार से नाउ ये 7 जो है नए क्लस्टर जो अपने जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे और उनके पास काफी जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। तो नाउ दे विल आल्सो बी ऑपरेटिंग लाइक द अदर डिफेंस PSUs और जो है ये लोग जो है लाइक अदर प्राइवेट कंपनीज आल्सो, क्योंकि यहाँ पे क्या अभी ना उनकी बैलेंस शीट बनेगी और उनका जो है उनके पास काफी फ्री हैंड होगा और मुझे लगता है कि वो लोग भी जो है अभी काफी अच्छा करेंगे, जो जितना कर रहे थे उससे काफी अच्छा करेंगे। सर ये बताइए कि मौजूदा जो डिफेंस एक्सपोर्ट की स्थिति है वो कैसी है और नए सरकारी कंपनियों के लॉन्च के बाद आप क्या उम्मीद कर रही हैं? सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ आएगी, किस तरह के डायनेमिक्स बनते हुए दिखेंगे आपको? एक्सपोर्ट तो अभी बढ़ेगा क्योंकि काफी जो है लिबरलाइज हो रहा है और जो है गवर्नमेंट काफी सारा जो है इंसेंटिव और इनिशिएटिव और सपोर्ट दे रही है। तो इस प्रकार से जो है एक्सपोर्ट में काफी जो है बढ़ाव आ सकता है और आएगा और जो है सभी लोगों को जो है अभी एक्सपोर्ट करने के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है बिकॉज जो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वो भी जो है काफी चल रहा है और बहुत सारी फॉरेन कंपनियां जो है वो इंडिया की तरफ देख रही हैं फॉर हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड आल्सो फॉर लो कॉस्ट और मे बी रीजनेबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इस प्रकार से जो है इंडिया में काफी एक्सपोर्ट का जो है पोटेंशियल है अभी और वो और भी बढ़ेगा। हमारी कंपनी, जैसे हमने पहले बताया, हमारी कंपनी तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है काफी सालों से टू ऑल गुड डिफेंस कंपनीज इन द वर्ल्ड और हमारा भी जो एक्सपोर्ट अभी मार्केट जो है आई थिंक इज गेटिंग बेटर और अबाउट एवरी मंथ और 2 एक नया कस्टमर भी जो है हम ऐड करने की कोशिश करें फ्रॉम अनदर कंट्री, लाइक एवरी कपल ऑफ मंथ्स जो है एक नया कंट्री ऐड करने की कोशिश करें और वो हमें जो है उसमें सफलता भी मिल रही है। तो ये सभी को जो है मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा जो है मोमेंट है फॉर एक्सपोर्ट्स आल्सो इन द डिफेंस सेक्टर। जी बिल्कुल मिलेगा आपको, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि 2024 तक तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य रखा गया है, आप क्या लगता है कि ये आप कंपनियां जो है मीट कर पाएंगी? कितना एम्बिशियस टारगेट है ये? काफी हद तक पॉसिबल है बिकॉज अभी वो बड़े बड़े प्रोग्राम जो इंडिया में जो अभी आ रहे हैं तो वहाँ पे वो मेक इन इंडिया में और मेड इन इंडिया में वो यहाँ पे बनेंगे और जो OEMs है वो लोग जो है इंडिया से जो है वापस बाय बैक भी करेंगे उनके प्रोग्राम्स के लिए बिकॉज जो है इंडिया का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी कंट्रियों से काफी कम है। तो उस वो मेन रीजन है। ऑल्सो इंडिया के लोग काफी टेक्निकली जो है कॉम्पिटेंट है तो यहाँ पे जो है
क्विकली टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है अपने में बहुत ही क्षमता है। इंडियन जो है इंजीनियर्स में काफी क्षमता है, तो उस वजह से जो है ये नंबर आना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है सर, ये भी बताइए कि ऑप्टिकल इंडस्ट्री से आपकी क्या उम्मीदें हैं और इंडस्ट्री में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद है? अभी तो जो है ऑप्टिक्स में तो जस्ट शुरुआत हुई है। मेनली स्पेस बेस्ड ऑप्टिक्स, जहाँ पे मतलब जो है नीचे से ऊपर देखना है, ऊपर से नीचे देखना है। तो और अभी जैसे जो है इतने सारे जो है स्पेस मिशन अनलॉक होने वाले हैं और हो रहे हैं, तो उसको जो है मैनेज करने के लिए भी, नीचे से ऊपर देखने के लिए भी जो है ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होंगे और लगाने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स में तो जो है potential is very strong in the area of space imaging, looking from the earth to the space and looking from space to the earth. ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि कंपनी और पूरे डिफेंस से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए आने वाले 2 से 3 साल के लिए आप किस तरह के आउटलुक देख रहे हैं और किस तरह की डिमांड आती हुई दिखेगी इंडस्ट्री के लिए? कंपनी की आउटलुक तो अच्छी है और कंपनी जो है मेहनत कर रही है और कंपनी का फनल भी बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी जो है, हमें लगता है कि वो डेफिनेटली मच बेटर करना चाहिए। और अभी काफी सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी अनलॉक हो रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है नेचुरली भी जो है कंपनी को जो है बेटर पॉसिबिलिटी रहेगा अभी से और आगे वाले कई सालों तक। मुंजल सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और आउटलुक भी शेयर करने के लिए। चलिए दर्शकों को यही बता दें कि फिलहाल पारस डिफेंस का जो स्टॉक है वो करीब अब तो 20% के ऊपरी सर्किट पर लॉक है और उसके पीछे एक और बड़ा ट्रिगर जो फ्यूल कर रहा है वो ये है कि कंपनी ने मेंटेनेंस और सर्विसिंग के लिए इनके बोर्ड ने एक एसोसिएट कंपनी को बनाने की मंजूरी दे दी है। उसके चलते देखिए 20% की ज़बरदस्त ऊपरी सर्किट पर यह लिस्ट है। और जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी पिछले महीने तो वहां पर भी बहुत एक शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, क्योंकि पारस डिफेंस के आईपीओ को बहुत ही जोरदार रिस्पांस मिला था और 300 गुने के आसपास का सब्सक्रिप्शन इसमें आता हुआ हमें दिखा था। पारस डिफेंस पर एक राय लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट शर्मिला जोशी। शर्मिला मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ET9 स्वदेश पर आपका बहुत स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे पारस डिफेंस के मैनेजमेंट से, तो ऑर्डर बुक इनके स्ट्रांग है, आउटलुक काफी अच्छा साउंड कर रहे हैं और आज कंपनी का जो शेयर है वो लॉक है 20% के अपर सर्किट पर, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए और सर्विसिंग के लिए एक एसोसिएट कंपनी बनाने जा रहे हैं और उसको बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई है। आप क्या सलाह देंगे आप पारस डिफेंस के स्टॉक पर? अब आप आगे कितना ग्रोथ पोटेंशियल इसमें देख रही हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक कि ये स्टॉक को इवैल्यूएट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं है, यानी जो प्योर प्ले डिफेंस है। और उसके साथ साथ जिस तरह से द न्यूज फ्लो जिस तरह से अभी है, ऐसे लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी और बहुत कुछ होना बाकी है। तो उसके चलते वाइल फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव ये कॉल लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे का बिजनेस देखकर और पूरा एनवायरनमेंट देखकर और जिस तरह से गवर्नमेंट से भी हम देख रहे हैं कि इंक्रीज ऑर्डर स्पेंड है एंड द फोकस सीम्स टू बी टू फाइंड इंडियन प्लेयर्स, ऐसे लगता है कि जिनके पास स्टॉक है वो जरूर बने रहे। अगेन आई थिंक जिनको नया लेना है उनके लिए इतना ही मुश्किल हो जाता है कि स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर अभी इस समय आप एंट्री लेते हैं देन यू हैव टू हैव अ लिटिल पेशेंस, लेकिन डेफिनेटली एज आई सेड दीज आर सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट स्टॉक्स और ऐसे स्टॉक्स इस तरह के बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैम, पारस डिफेंस जो है आईपीओ का जो भाव था, जो इशू प्राइस था, उस पर 185% ऊपर जाकर पहले दिन ये सेटल हुआ था स्टॉक, ये अब 750 रुपए के ऊपर है। क्या अगर किसी को इसमें अगर मान लीजिए वैल्यू दिख भी रही है, अगर इसमें ग्रोथ आगे आने वाली भी है, ये भाव क्या ठीक है या फिर थोड़ा सा एक डिसेंट करेक्शन अब आने दे, उसका इंतजार कर लें अब? दैट्स व्हाट आई मेंट, क्योंकि इसको पहले दिन ही इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि जिन्होंने आईपीओ में मिस किया वो शायद उन्होंने पहले दिन उसको खरीद लिया। बिकॉज एज आई सेड कि इस तरह के स्टॉक को आप वैल्यू स्टॉक तो नहीं कहलाएगा, लेकिन आगे चलकर इनका जिस तरह से ऑर्डर बुक है और जिस तरह से ये सेक्टर पे फोकस है, इसके चलते हम इसमें ग्रोथ जरूर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह के स्टॉक देयर लाइक कॉन्सेप्ट स्टॉक्स, क्योंकि ये इस तरह का समय है कि जिस तरह से बातें हुई है कि हम जो डिफेंस
इक्विपमेंट है, वो मेक इन इंडिया का एक जिस तरह से चीज सामने आई है, तो इंक्रीज्ड ऑर्डर्स विल कम टू कंपनीज लाइक दिस। तो उसके चलते ऐसे लगता है कि ग्रोथ काफी ठीक ठाक हो सकती है आगे चलकर, बट वैल्यू शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो देयर इज इन दैट सेंस इट्स नॉट अ वैल्यू स्टॉक। तो मुझे लगता है कि दैट इज द कैविएट रियली, कि अगर आप इस लेवल पे एंट्री करते हैं तो आपको शायद ऐसा हो कि आपको थोड़ा करेक्शन भी देखना पड़े। तो टू बी ऑन द सेफ साइड, इफ यू डोंट हैव द स्टॉक ऑलरेडी, थोड़ा रुकिए और उसके बाद खरीदिए। लेकिन इस तरह के स्टॉक्स हम हमेशा इट इज ऑफन सीन कि इस तरह के स्टॉक्स इस तरह के बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी, तो दैट्स द डेंजर इफ यू डोंट बाय एट दिस प्राइस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल बिल्कुल, वो खतरा तो मैम हमेशा बना रहता है। एक आपसे और व्यू लेना चाहेंगे मैम, एज ए पूरे डिफेंस सेक्टर पे लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सरकार ने 41 जो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रीज थी उनको मिलाकर 7 डिफेंस पीयूसीज बना दिए हैं। ऑलरेडी सरकार कह रही है कि उनको बहुत ही हाईटेक बनाया जाएगा और 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। जो लिस्टेड जो प्लेयर हैं पीएसयू डिफेंस के स्पेस में, आप उनके लिए इस खबर को कैसे देख रही हैं और उनकी डायनेमिक्स यहाँ से किस तरह से आगे चेंज होने वाली हैं, किस तरह की उम्मीद आप कर रही हैं? अच्छा, क्या रहता है ना इन सब चीजों में कि जैसे कि आपने कहा कि ये जो बातें चल रही थी कि इस तरह का स्पेंड आएगा डिफेंस में या जो कुछ, वो आई थिंक मे बी आफ्टर 2 or 3 years हम देख रहे हैं कि इट इज एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इनटू समथिंग रियली मोर कॉन्क्रीट ऑन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक एक्सपेक्टेशन में ही रन अप हुए तो एक्चुअली अभी आपको एक्शन दिखेगा कि किस तरह से दी थिंग्स पैन आउट फॉर देम। तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी एक्साइटिंग सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। और मुझे लगता है कि विच इज वाई आई थिंक हमने इस तरह का एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स देखा पारस डिफेंस को, बिकॉज इन दैट सेंस इट्स अ प्योर प्ले, और बाकी सब कंपनीज का शायद एक वर्टिकल रहेगा उसमें, लेकिन इनका एक प्योर प्ले हो जाता है ये पारस डिफेंस। तो आई एम पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, और मुझे लगता है कि वो न्यूज फ्लो आपको अभी जरूर ट्रैक करना पड़ेगा आगे चलकर कि ठोस ऑर्डर्स और ठोस ग्रोथ किस तरह से हम स्टॉक्स में किन स्टॉक्स में और कितने वैल्यू का देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच होगी कि किस कंपनी को किस साइज का ऑर्डर मिलते हैं और किस सेगमेंट से ऑर्डर वो आ रहे हैं। शर्मिला में बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। चलिए आगे आपसे रियल एस्टेट स्पेस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं। कोरोना संकट से उबरने के बाद रियल एस्टेट मार्केट में अब जोरदार रौनक देखने को मिल रही है। कई कंपनियों ने रिकॉर्ड बुकिंग के आंकड़े दर्ज किए हैं। नवरात्रि के दौरान भी ये तेजी बरकरार रही। आगे रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर रुझान कैसा रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी और अजमेरा रियल्टी के डायरेक्टर धवल अजमेरा। अनुज और धवल, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया है। आपसे हम धवल शुरुआत करना चाहेंगे। रियल्टी कंपनियों में किस तरह की रौनक है, क्योंकि हमने देखा है कि नवरात्रि में मुंबई में रिकॉर्ड करीब 25,000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। महाराष्ट्र का डेटा पॉइंट अनुज काफी मजबूत है, साउथ और एनसीआर का डेटा पॉइंट भी एक समान है। आपकी राय क्या बन रही सेक्टर को लेकर? ये बात बिल्कुल सही आपने बोली है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वापस आया है डिमांड पे रेजिडेंशियल मार्केट। पहले हमने सोचा था फर्स्ट फेज के बाद कि ये पेंट अप डिमांड है, तो हमने सोचा जैसे जैसे सिटीज खुली अगस्त सितंबर 2020 कि ये सारा जो लॉकडाउन के पीरियड का डिमांड है वो फुलफिल हो रहा है। बट जैसे मार्केट चलता गया, टाइम पीरियड चलता गया, दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट गया। फिर उसके बाद सेकेंड वेव आई। हमने सोचा कि अब सेकेंड वेव के बाद ये शायद मार्केट अब टूटेगा, बट मार्केट उसी तेजी से वापस आया है सारी सिटीज के लिए। जो 6-7 सिटीज हैं बड़ी सिटीज, सारी सिटीज के लिए उसमें एमएमआर को कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिला है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी का रिडक्शन दिया था उसकी वजह से होम बायर बहुत तेजी से इसके अंदर आया है। एंड अभी ऐसे लगता है कि अगले 2-3 साल तक ये काफी स्ट्रॉन्ग चलेगा। होम लोन रेट कम है, मिलेनियल्स बहुत खरीदना चाह रहे हैं इस टाइम पे, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी पे बड़ी डिमांड चल रही है, लोग बड़े घर खरीदना चाह रहे हैं, बेटर लोकेशन पे खरीदना चाह रहे हैं, प्लॉटेड सेल बहुत चल रही है, वीकेंड होम्स बहुत चल रहे हैं इस टाइम पे, एंड गुड क्वालिटी डेवलपर्स। एंड धवल जी भी बोलेंगे इसके लिए कि गुड क्वालिटी डेवलपर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी सेल तो जबरदस्त चल रही है, बिकॉज कंज्यूमर इस टाइम पे बड़ा केयरफुल हो गया कि मैं सी ग्रेड डेवलपर को अंडर कंस्ट्रक्शन
मैं नहीं खरीदना चाहता, या तो कंप्लीटेड होए तो मैं खरीद लूंगा, पर अगर कोई वीक डेवलपर है तो उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बायर नहीं खरीद रहा, इसलिए स्ट्रॉन्गर डेवलपर की सेल जो है बहुत जबरदस्त चल रही है इस टाइम पे। जी ठीक है धवल, आपसे समझना चाहेंगे कि घर खरीदार जो हैं वो बहुत सोच समझ के बाइंग कर रहा है, अच्छे रिकॉर्ड्स वाले प्लेयर चुन रहे हैं और ब्याज दर भी अब कम है। फेस्टिव सीजन के दौरान जो ग्रोथ है, क्या उसे आप आगे भी सस्टेन होते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम है जो प्रॉपर्टी डिमांड को लेकर आगे भी कंटिन्यू होगा और कंपनियों के लिए डिमांड आगे बनी रहेगी? हमको भी पहले ऐसे लगा, जब ये लास्ट ईयर जब ये सेल काफी अच्छा हुआ तभी हमको लगा शायद ये पेंट अप डिमांड है, और देन आफ्टर दिवाली, लास्ट ईयर दिवाली के बाद शायद स्लो डाउन आ जाएगा। और डेफिनेटली ये था कि जब स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था उसके बाद तो डेफिनेटली स्लो डाउन होगा। बट फिर भी आज की तारीख में भी हम जो ये मंथ ऑन मंथ डिमांड देख रहे हैं, मंथ ऑन मंथ सेल्स अगर हमारे पर्सनल देखे या डेवलपर्स का देखे, उनसे ये मुझे अभी पेंट अप नहीं दिखता, बट रियल डिमांड दिख रहा है। और उस हिसाब से जो जिस तरह से ये चल रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगले जिस तरह से अभी क्या हो गया है, एंड एज अनुज जी राइटली सेड कि एमएमआर में जिस तरह से डिमांड उठा है, सडनली एक ऐसे लगता है कि लोगों को हाउस, एक घर की इम्पोर्टेंस, और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज भी आप अगर देखें बॉम्बे में एमएमआर में मेट्रो रेल, मोनो रेल, कोस्टल रोड, वो सारे के इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिससे पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई यहाँ पे घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सो डेफिनेटली एमएमआर में और ऑल ओवर इंडिया में मुझे लग रहा है कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। चलिए, अच्छा है कि धवल ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे, क्योंकि रियल एस्टेट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है देश में। ये बताइए कि मुंबई में नवरात्रि के दौरान जो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है, इसमें आपकी भागीदारी कितनी रही है? आपके सेल्स किस तरह से रहे हैं? हमारे भी नवरात्रि में अच्छे सेल्स फिगर है। जो हमारा प्रोजेक्ट आइलैंड में है, अजमेर आइलैंड वडाला में, उसमें हमने करीब वो जो टिकट साइज है वो 2.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में है, तो उसमें हमने करीब 10 से 12 सेल ये 9 दिन के अंदर देखे। विच इज अ गुड मोमेंटम। अगर मैं देखूं तो इट इज एवरेज, अगर मैं देखूं तो 25 करोड़ का सेल हुआ होगा इन जस्ट 9 डेज। विच इज अ गुड साइन, आई वुड से, एटलीस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट है। और बैंगलोर में भी हमने सेल्स देखे, और जहाँ जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बैंगलोर में, पुणे में, अहमदाबाद में, वहाँ पे हर जगह पे हमने मूवमेंट देखी है। ठीक है अनुज, आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए स्टैम्प ड्यूटी घटी है और उसका रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा भी हो रहा है, और साथ जो बड़े शहर है वहां पर बिक्री बढ़कर आ रही है और ये लगभग 100% के आसपास बढ़ी है। आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं और किस तरह से डिमांड आ रही है, किस तरह से ग्रोथ आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में? इसके अंदर मैं दो चीजें बोलूंगा। एक, हम काफी बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी एमएमआर में कम हुई, उसकी वजह से सेल ऊपर गई, ये बिल्कुल ठीक है। बट बाकी स्टेट्स में नहीं किया था स्टैम्प ड्यूटी, ये उनकी भी सेल्स ऊपर गई। तो इनहेरेंटली मार्केट जो है ये काफी सॉलिड रहा है। आपने देखा होगा गोदरेज ने अनाउंस किया, लिस्टेड कंपनी है, नोएडा के अंदर एक दिन के अंदर 575 करोड़ का नोएडा में सेल। सिमिलरली मैं 2-3 हफ्ते पहले प्रेस्टीज के ऑफिस में था, 800 प्लॉट उन्होंने बेचने थे, 2000 आदमी लाइन लगा के बाहर खड़े हुए थे, रात को 2 बजे से लाइन लग रही थी उनके ऑफिस के बाहर। तो ये मैंने माहौल देखा था 2005, 6, 7 में, ये जो फ्रेंजी थी रियल एस्टेट की, एंड वो मैं देख रहा हूं। बट इस बारी अनलाइक 2005, 6, 7 जब सब डेवलपर्स का ये था, इस बारी सिर्फ गुड क्वालिटी डेवलपर्स की सेल जबरदस्त हो रही है। जो सिटीज हैं वो है बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, एनसीआर में एक लेता हूं विच इज गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, एमएमआर, और थोड़ा कैलकाटा में भी ऊपर उठा है, पर इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना बाकी सिटीज का हमने देखा है। बट एक अहमियत है कि स्टैम्प ड्यूटी जो थी एमएमआर में, उससे बूस्ट मिला, पर हमने देखा बाकी सिटीज के अंदर भी सस्टेनेबल डिमांड रही है, चाहे वो कोई भी लिस्टेड हो या कोई गुड क्वालिटी अनलिस्टेड डेवलपर रहा। जी ठीक है धवल, अनुज तो कह रहे हैं कि लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड, डिमांड सबके लिए आ रही है। हालांकि हमने देखा है कि कोविड की शुरुआत के बाद
और पूरा पूरा एक साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा सभी कंपनियों के लिए। ये बताइए कि आपकी इन्वेंट्री भी किस लेवल पर है और अब आगे के 2-3 साल के लिए आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं बिक्री के फ्रंट पर? हमने जो देखा, आपने सही कहा कि हमारा अगर हम देखें तो प्री लॉकडाउन था, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हमारा प्रोजेक्ट जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वडाला का, वो उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया था और वो रेडी हुआ था। और बिटवीन लॉकडाउन टिल नाउ हमारा वो जितना भी स्टॉक था वो ऑलमोस्ट 99%, 96% आई वुड से ड्राई अप हो चुका है, मतलब वो बिक चुका है। और आज के तारीख में अगर हम देखें तो जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे, जो हमने लॉन्च किए थे जनवरी में, अभी हम फ्यूचर में अभी लॉन्च करने वाले हैं दिसंबर और मार्च में, वो सारे में भी हमको कॉन्फिडेंटली डिमांड दिख रही है। और सप्लाई के लिए, क्योंकि आज जैसे अनुज जी ने कहा कि लिस्टेड डेवलपर्स विच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, बहुत टाइम से इसके अंदर है, उनके वहां पे सेल्स की कोई डिफिकल्टी नहीं दिखती। और हमने आज से जो हम प्री लॉन्च की प्रेप कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स की, उसके अंदर भी हमको काफी अच्छा डिमांड दिखता है। ठीक है, अच्छी डिमांड है। धवल, बताइए कि ये डिमांड किस तरह की है, एंट्री लेवल की डिमांड, और आप अगर हम प्रीमियम हाउसिंग की बात करें तो दोनों का ब्रेकअप क्या है, जरा बता पाएंगे? ये हर शहर और हर सिटी का भी एक एरिया होता है। जैसे अगर हम देखें तो कई जगह पे, जैसे अगर आप देखें साउथ बॉम्बे, आई एम जस्ट गिविंग एज एन एग्जांपल, साउथ बॉम्बे या सायन है, वडाला है, जू बैंड्रा है, ये सारे एरिया में प्रीमियम हाउसिंग है। अगर हम थाने, पालघर, बोईसर, वो सब जगह वो अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाता है। सो डेफिनेटली अगर मैं आज देखूं तो रेडी प्रोजेक्ट्स में जो है लग्जरी हाउसिंग की काफी अच्छी डिमांड है। और अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में देखूं, जो जैसे अनुज जी ने कहा, लिस्टेड प्लेयर्स या जो नॉन लिस्टेड विच आर रेप्यूटेड प्लेयर्स, उनके लॉन्च में भी ये सारे प्रोजेक्ट्स सेल होते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से प्री लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन में अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिड लेवल हाउसिंग इज इन मोर डिमांड, बट रेडी हाउसेज आर गोइंग, मतलब जो रेडी कंस्ट्रक्शन है वो लग्जरी हाउसिंग में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है धवल, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। अनुज, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शर्मिला मैम, हमने देखा है कि एक डिमांड रिकवरी आ रही है, और डिमांड रिकवरी सिर्फ आने बल्कि बहुत जोर शोर से आ रही है, बहुत स्ट्रांग है। और हमने देखा था कि सितंबर के महीने में जो भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं वहां पर एक अच्छी तेजी बनी है, हालांकि अक्टूबर में थोड़ा सा ठंडा माहौल है। ये बताइए कि रियल एस्टेट पैक में अगर आप कुछ खरीदने की किसी सलाह देनी हो तो आप कौन सा स्टॉक चुनेंगी? दिग्गज डीएलएफ जैसे स्टॉक होंगे, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक होंगे, या फिर जो थोड़े मिड कैप वाली कंपनियां वहां भी फोकस आप बना सकते हैं? नहीं, जैसे अभी हम बातचीत में सुन ही रहे थे, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि ऑब्वियसली आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी ऑन द लिस्ट, बट आई थिंक ऐसी कंपनीज जिनका प्रेजेंस इन सिटीज में है, खास करके जैसे बैंगलोर है, हैदराबाद है, इस तरह की सिटीज, क्योंकि एक चीज जो साफ आई थिंक आपको भी सभी को समझ आई होगी इस बातचीत में, कि द शिफ्ट इज एक्चुअली टुवर्ड्स people who really want houses to live in. It's not an investment approach anymore. जैसे पहले रहता था कि लोग ऐसे घर खरीद के रखते थे, तो ये सोच के कि ये एक इन्वेस्टमेंट रहेगा और एक 7-8 साल के बाद आप इस पर you'll get some good return. लेकिन हमने देखा है कि really that didn't happen in the last 8-10 years. तो अब जो लोग घर खरीद रहे हैं वो खुद रहने के लिए कर रहे हैं. So there has been a shift, that shift is apparent. And I also think that you need to sort of correlate this data with what is happening in the IT sector as well. क्योंकि जिस तरह का बूम हमने उसमें देखा है और जिस तरह की we are seeing it in the IT number, the IT companies, the kind of numbers that they are reporting, उसमें attrition एक बहुत बड़ा issue बन गया है. इसका सीधा मतलब ये है कि if there are good jobs and if there is a good hike in salary, it's in IT. तो ऐसे शहर जिसमें these young professionals live, वो obviously shift करेंगे to bigger houses because they are also moving to a model where they can work from home. तो इसके चलते I think it's very apparent to me that it will be companies like a Godrej Properties, a Prestige Estate, maybe a Sobha Developers, Brigade Enterprise, stocks like that जिनका presence in IT sector वाले cities में काफी अच्छा है, other than the MMR region. So those would actually be the stocks that I would look at. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी में कुछ खरीदना है तो उन कंपनीज को खरीदिए जिनका प्रेजेंस बेंगलुरु में ज़्यादा है, जहां पर आईटी प्रोफेशनल भारी तादाद में काम करते हैं, क्योंकि वहां से डिमांड आने की एक प्रबल संभावना बनती हुई दिख रही है। शर्मिला मैम, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, 18 स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। चलिए शो को